हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के इस इंटरव्यू एपिसोड में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम गेस्ट को बुलाते हैं जो इसी इंडस्ट्री से है और उनसे आपके मन में जो सवाल होते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके सवाल हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो कई सालों से मराठी और हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे हिंदी और मराठी मूवी शोज़ किए हैं, जैसे कि बालवीर, मेहंदी है रचने वाली, कड़त ना कड़त और दुनियादारी। और अभी जो वो शो में काम करे वो है सातव्या मुलीची सातवा मुलगी। तो हम बात करें अजिंक्य जोशी जी का। अजिंक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू एपिसोड में। तो हमारे कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उसमें से जो पहला सेगमेंट है वो है हम हमारे गेस्ट को कुछ गिफ्ट्स देते हैं जो हमारे कोलैबोरेटर्स ने हमें भेजे हैं। तो हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है हैशटैग प्रथा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, हैशटैग प्रथा। तो जो पहला गिफ्ट है वो है वेदश्री मधुकर जोएल जी की तरफ से। ये वेदश्री क्रिएशन की तरफ से भेजा गया है, जिसपे एक कॉम्बो भेजा है उन्होंने, जिसपे सेंटेड कैंडल्स और बुक मार्क्स है। तो ये भेजा है वेदश्री क्रिएशन की तरफ से। सो स्वीट, थैंक यू, सो नाइस। जो सेकंड गिफ्ट है वो है पूर्वा थत्ते की तरफ से। उनका ब्रांड है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। उन्होंने हैंड पेंटेड डायरी भेजी है, तो ये है क्रिएटिव स्ट्रोक्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। वाओ। उनके सारे इंस्टाग्राम लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप लोग चेक कर सके। और जो थर्ड एंड लास्ट गिफ्ट है वो भेजा है द प्रथा की तरफ से, जो शिल्पा आप्टे और मेधा गलगले जी का ब्रांड है। तो ये एक अपसाइकल बॉटल है जो उन्होंने खुद पेंट किया है, हैंड पेंटेड है। तो ये भेजा है द प्रथा की तरफ से। थैंक यू, सो नाइस। आई होप आपको गिफ्ट्स अच्छे लगे होंगे जो हमारे कोलैबोरेटर्स ने भेजे हैं। तो ये सेगमेंट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो बढ़ते हैं हमारे मेन सेगमेंट की तरफ, जो है जिस पे हम हमारी बातें करेंगे, जो हमारे से कुछ सवाल पूछेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स के मन में है, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं। तो इस सेगमेंट का नाम है हैशटैग दिल खोल बातें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हैशटैग दिल खोल बातें। तो आप पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और बहुत सारे शोज़, मूवीज़ वगैरह में काम कर चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपकी एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बहुत पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो मैं जहाँ रहता हूँ बड़ाला में, तो वहाँ पर एक फंक्शन होता था, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फिर वन एक्ट प्लेस। तो वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई। एक्चुअली मेरे फादर इज़ ऑल्सो एन एक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे में उन्हीं की वजह से वो एक्टिंग का एक कुछ कह सकते हैं जो आया, एंड मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ इस फील्ड की तरफ। तो वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन वो वहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि वो स्कूल चल रहे थे, स्कूल्स ख़त्म किए, कॉलेज में गए। कॉलेज के बाद एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल जो करियर है वो स्टार्ट। जी, तो आपने बचपन से शुरू की थी? बचपन में शुरू किया था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तब मेरा पहला प्ले आया था, कमर्शियल प्ले, जिसका नाम था श्री कृपे करूँ, जिसमें मैं और सुहास जोशी लीजेंड एक्ट्रेस, वो भी हम दोनों ही थे सिर्फ उसमें, और प्रतिमा कुलकर्णी जी ने उसे डायरेक्ट किया था। सो आई वाज इन FY BCom। सो आई गेस बहुत ही छोटी, मतलब मेरा कॉलेज में जस्ट मैंने एंटर करते ही मतलब मुझे इतना अच्छा ब्रेक मिला। और वहाँ से आई गेस वो जो शुरू हुआ सिलसिला वो अभी तक चल रहा है। आई गेस उसको अभी 25 साल हो जाएंगे ये साल। वाओ जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 25 साल पूरे हो गए इंडस्ट्री में। इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। तो आपने जैसे कहा कि आप कॉलेज के साथ साथ आपने एक्टिंग भी जारी रखी। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं कि कॉलेज मतलब अपनी पढ़ाई भी जारी रखे, साथ में एक्टिंग भी करे, तो वो दोनों चीज़ों में मतलब कैसे वो करें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन ईयर्स होते हैं कॉलेज के, उसे तो थोड़ा उस तरफ ध्यान देकर अगर हम काम करें तो एकेडमिक हम अच्छे से कवर अप कर पाएंगे और अपना जो पैशन है उसे भी हम लोग शायद फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो अपने पास एक थोड़ा सा बैकअप प्लान भी हो जाता है अगर एजुकेशन रहेगा तो, क्योंकि आई थिंक एक्टिंग फील्ड आई गेस हमने जब शुरू किया था तब तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। अभी तो फिर भी उतने बुरे हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर एक
बैकअप प्लान हो अपने पास, एजुकेटेड हो हम, तो थोड़ा सा हमें खुद एक कॉन्फिडेंस भी आता है और एक माइंड में अपने रहता है कि हाँ मेरे पास अगर ये अगर नहीं हुआ कर जी। पाया तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। एक प्लान बी रहना Yes, चाहिए yes, जी। yes. तो प्लान बी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग एक्चुअली जॉब के साथ-साथ एक्टिंग करना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो गया है, जो लोग मुंबई के बाहर से आए हैं, तो जॉब के साथ एक्टिंग मैनेज करना पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब है, जी। इनफैक्ट अपने इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते-करते उन्होंने अपने पैशन फ़ॉलो किया। फिर एक वक़्त पे जब उनको वो अच्छे से रिकॉग्नाइज़्ड हो गए, पॉपुलर हो गए, जब उनको उनके पास वक़्त की कमी होने लगी, जब वो काम जी। कर मतलब अपना जिस भी फ़ील्ड में थे, वो वहाँ पर अगर जब नहीं जा पाए, तब उन्होंने उसको क्विट किया और कंप्लीटली वो अपने इस फ़ील्ड में आ गए, जी। एक्टिंग की फ़ील्ड में। तो ऐसे पहले होता था। आई गेस अभी मुझे लगता नहीं, मतलब अगर हम करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि 110% अगर हम यहाँ पर कर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और एक बात इसमें ये है कि अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। जी, बिल्कुल। जितना स्कोप है उतने ही लोग भी आ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ जी। कि किस तरीके से मैं अलग स्टैंड आउट करता हूँ। और मुझे लगता है उसके लिए हमें थोड़ा फोकस्ड ज़्यादा एक रखना ही बहुत चीज़ की ज़्यादा तरफ। ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। तो उसी से मेरा अगला सवाल है कि एक्टर्स अपने क्राफ्ट पे कैसे काम करें? रोज़ जैसे कि हम अगर कोई सिंगर है तो वो अपने आवाज़ की रियाज़ करते हैं, बट एक एक्टर कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखे कि अगर आज ऑडिशन है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हम उसके लिए प्रिपेयर रहें हमेशा। तो कैसे अपने क्राफ्ट पे काम करें? मुझे लगता है ना कि ऑडिशन देना एक ना थोड़ा-सा ऐसा माना जाता है कि मैं ऑडिशन क्यों दूँ? इस तरीके का थिंकिंग रहता है लोगों में, बट आई टेक इट इन अ अदर वे। इट कीप्स मी मैं ना अलर्ट रहता हूँ उसमें। जी, मुझे बिल्कुल। अलग कुछ करने का मौका मिलता है हमेशा। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ खुद के अंदर कि मैं उसको किस तरीके से अलग कर सकूँ। अलग नहीं तो तरीके मेरे से पास करना। अलग तरीके से कर सकूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उसी में ढल जाऊँगा, तो फिर मैं उतना ही जी। करता रहूँगा। अदर ऑप्शंस में ट्राई नहीं करूँगा। जब मेरे पास अगर लुक टेस्ट हो, ऑडिशंस हो, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे जाना चाहिए। अभी तो बीच में तो कोरोना आ गया था, तो लोगों को घर से ही बना के ऑनलाइन भेजनी ऑडिशंस, पड़ती थी, या हाँ। फिर ऑनलाइन ऑडिशंस होते थे। लेकिन वहाँ जाके ना जब 4 लोगों को देखते जी। हैं कि सामने वाला किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, क्या है ना कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप जितना लोगों में जाओगे, दूसरा क्या कर रहा है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, तो इसके बिल्कुल। लिए हमें वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और सामने वाला क्या कर रहा है, अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो वो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है। ये सीखने के लिए हमें वो सब करना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल। तो इसी से हम ये सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि ऑनलाइन, कोरोना के बाद ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑडिशन में आपको कौन-सा बेहतर लगता है कि मतलब ऑनलाइन में कौन-कौन सी सुविधाएँ अभी आ गई है? एक्चुअली वहाँ जाके ऑडिशन करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है वो सही है। लेकिन अगर आलस अगर करा जाए तो फिर कई बार ऐसा होता है कि यार मैं घर से भेज देता हूँ यार, क्या चलना छोड़ना है यार, मैं जी। अपना पूरा ये करके। तो ऐसा भी कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। एक तो वक़्त की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनके हिसाब से मैं अपना शेड्यूल प्लान नहीं कर पाता हूँ। फिर ये होता है कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया जी। तो ऐसा ना हो, इसलिए। और अभी एक वक़्त के बाद सामने वाला भी समझ जाता है कि हाँ ठीक है, चलो आप ये काम कर रहे हो, आप एक काम करो, मुझे मोबाइल से शूट करके भेज दो, दिखाया जाएगा। जी, मतलब आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? मैं वहाँ जाके ऑफलाइन ऑडिशन ऑडिशन, देने जी। में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे एक तो क्या है ना, ऐसी जगह पे अपने बहुत सारे दोस्त बन भी जाते जी। हैं और पुराने दोस्त मिलते भी हैं, जिनसे हम वैसे तो कभी कांटेक्ट में रहते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा तो मैं किसी को हर एक को फ़ोन करने जी, जाता जी। नहीं हूँ। उनका भी अपना बिज़ी शेड्यूल रहता है, मेरा भी अपना कुछ बिज़ी प्रोग्राम रहता है, कुछ ना कुछ। तो ऐसे जगह पे ना लोग मिलते हैं और लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई लाइक गोइंग एंड गिविंग एन ऑडिशंस और लुक टेस्ट और एनीथिंग। जी, और कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं उसी तरह से। कॉन्टैक्ट जी, बनते हैं, राइट। जी, बिल्कुल। तो आपका एक बहुत ही
प्रसिद्ध सीरियल है जो बालवीर, जो बच्चों की बहुत फेवरेट है, जो 2012 में आई गेस शुरू हुई थी, तो उस पे काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और वो शो आपको कैसे मिला? कैसे मिला ऐसे तो नहीं, वहाँ पर एक फैमिली बैकग्राउंड वाली एक मतलब मराठी बैकग्राउंड वाली एक फैमिली उनको इंट्रोड्यूस करनी थी। सो मैं उनके साथ ऑप्टिमिस्टिक के साथ पहले भी काम कर चुका था। सो उन्होंने शायद वही मेरा काम देखकर मुझे बुलाया और आई गेस हमारा उस वक्त मेरा ऑडिशन भी नहीं हुआ था, जस्ट एक लुक मतलब कॉस्ट्यूम और जो मेरी वाइफ थी उनके साथ मेरी पेयर कैसी दिखती है इसलिए सिर्फ हम लोगों का सिर्फ फोटोशूट हुआ एंड आई गेस नेक्स्ट डे से मैंने शूट शुरू कर दिया था। और जब हमने आज भी खैर बालवीर इज़ अ वेल नोन टीवी का शो है, लेकिन उस वक्त तो उस शो की क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे थी, तो इसलिए मुझे उसमें काम करना बहुत अच्छा लगा। उसमें एक मैं वही कह रहा हूँ कि हर जगह हम जाते हैं ना तो कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है। इतने छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल में जाने वाले वगैरह, लेकिन क्या बेहतरीन काम करते थे, बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। दूसरी बात, वहाँ पर ट्रोमा वर्क बहुत ज़्यादा होता था। सो हम सब कुछ इमेजिन करके बहुत करते थे, जो कि बाद में दिखते वक्त टेलीविजन पे दिखते वक्त हमें कुछ और ही नज़र आता था। और हम उस वक्त भी ऐसा होता था कि हाँ ये ऐसे किया था, तो वो जो रिएक्शन देते थे हम लोग कि बालवीर बहुत बड़ा हो गया, बड़ा मतलब हाइट में बहुत बड़ा हो गया, तो हमें वहाँ देखकर बात करनी है उससे। ये हम लोग ये एक्चुअली ये समझना मतलब वो टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन, हाँ, तो ये इमेजिन करना एक्टर के लिए, और वो जैसे दिखता है, जैसे कि कई बार ऐसे लोगों को है ये कैसे किया, ये कॉमन ऑडियंस के बीच में जो एक ये होता है डिस्कशन होता है कि कैसे किया होगा, वो करने में भी एक बहुत अलग मज़ा होता है और आई एंजॉय माय वर्क। सो वो चैलेंजिंग भी होता है आई गेस। डेफिनेटली जी, आपने क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड्स में काम किया है, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो एक्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग कैसे होती है, वहाँ पे कैसे वो काम करें। खैर अभी हम लोग जब ये शूट कर रहे हैं इंटरव्यू तब तो क्राइम पेट्रोल इज़ नॉट ऑन एयर, हाँ, लेकिन फिर से वही ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस, तो उन्होंने मेरा काम देखा था तो उन्होंने मुझे बुला लिया। बट क्राइम पेट्रोल में दे वर वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि एक तो ना एक स्टोरी में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते थे, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना, अलग दिखना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि एक जैसा अगर लगे तो ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए दे वर वेरी पर्टिकुलर कि अगर एक कैरेक्टर उसके जो मैनरिज्म्स हैं वो अलग अलग, वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करते थे, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर अलग स्टैंड आउट होता था। तो एक्चुअल बेसिक उसमें चैलेंज यही था कि तुम ऐसा कुछ मैनरिज्म पकड़ो जिसकी वजह से आपका कैरेक्टर अलग से स्टैंड आउट हो, बिकॉज ऑफ कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग तरह से बॉडी लैंग्वेज वगैरह। जी, वो तो फिलहाल अभी तो वो शो नहीं चल रहा, पर दूसरे ऐसे शो चल रहे शायद एपिसोडिक वगैरह। क्राइम पेट्रोल तो अभी नहीं चल रही। जी, तो आपका पहला ऑडिशन आपको याद है? आपका पहला ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा था? पहला ऑडिशन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो करनी पड़ती ही है। और जब हम पहली बार जब कैमरा फेस करते तो पसीने छूटना नर्वसनेस होना, ये आम बात है, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है, और ये हर एक के साथ होता है। क्योंकि जब 4 लाइनें हमें जब बाहर करके जब बोलनी रहती है, तब विथ लाइन तो बोल देंगे, लेकिन जब एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करना रहता है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जी, चैलेंजिंग जॉब है। आई गेस मैं या फिर हमारे इस फील्ड में जो लोग हैं उन्हें दे लाइक टू टेक अ चैलेंजेस, दैट्स व्हाई दे आर हियर। दे डोंट वांट टू डू दैट 9 to 6 जॉब, है ना। अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में लोग इसीलिए हैं बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। एक वो रूटीन लाइफ दे डोंट वांट टू लीव। सो हाँ, तो अगर चैलेंज है तो उसमें पसीने तो छूटेंगे। जी, नर्वसनेस तो होगी। आई गेस जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और जो चाहते हैं उसके लिए हम नर्वस होते हैं। जी, तो आपने मराठी फिल्म दुनियादारी में काम किया है, तो उस पे ओवरऑल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था।
आई गेस 2013 23 हम 10 साल अभी हम लोग जी। हो रहे हैं। दुनियादारी रिलीज होगी इसी साल में, हम शायद हम लोग अभी इसको सेलिब्रेट भी करेंगे बहुत बड़े, क्योंकि एक तो आई गेस दुनियादारी एक तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे जी। मराठी इंडस्ट्री के, तो सबके साथ काम करना इज अ बहुत मजेदार था। हमारा एक वर्कशॉप भी हुआ था। संजय मोने जो एक मराठी की बहुत जी। इंडस्ट्री की बहुत वेल नोन एक्टर और डायरेक्टर है, उन्होंने हमारा वो वर्कशॉप कंडक्ट किया था जस्ट टू वो एक हमारा जो बॉन्डिंग था, वो एक्टर ना रह के एक जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाए हम। जी। सो वो एक्चुअली वर्कशॉप से ही शुरू हुआ और हम लोग पूना में शूट कर रहे थे। आई गेस 20-25 दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। संजय यादव द मेन कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर, वो एकदम लाइवली हैं। तो और बाकी अंकुश हो, स्वप्निल हो, जीतू हो, मतलब हम सभी लोग इतने हम लोग मजे किए हैं पूना में रह के। और आई गेस वो वर्कशॉप से लेकर हम लोग जो फिल्म की शूट कर रहे थे उसका आई गेस आउटपुट इतना अच्छा निकला कि मुझे ऐसा लगता है दुनियादारी वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन था। और मराठी फिल्म का पूरा कहते हैं ना एक मैथमेटिक्स चेंज कर दिया उस फिल्म 2013। सो आई गेस दिस इज द उसका सक्सेस है यही कि हमारा वो बॉन्डिंग अच्छा दिखा, लोगों को पसंद आया, यूथ के ऊपर फिल्म थी तो लोगों को अच्छा लगा। जी जी बिल्कुल। और वो जो एक केमिस्ट्री होती है एक्टर्स के बीच, वही बाद में कैमरा पे भी दिखता है। yes. जी आई गेस मैं वही कह रहा हूँ कि वो वर्कशॉप से जो शुरू हुआ ना जी, उसी में हम लोग बहुत अच्छे से जेल हो गए और वो फ्रेंडशिप हमारी ऑन स्क्रीन भी दिखी। तो ओवरऑल और वो क्या है ना, हम लोग जब काम करने जाते हैं ना तो वो हंसी मजाक में अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होना जी तो बिल्कुल वो बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करता है। तो वो एटमॉस्फेयर इतना हेल्दी था सेट पे, हम लोग बहुत मजे करते। तो आई गेस वो केमिस्ट्री और ज्यादा जेल होती गई और उसका तो सभी ने देख लिया। जी बिल्कुल। आपने मराठी इंडस्ट्री और हिंदी दोनों में काम किया है, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस क्या नजर आता है दोनों इंडस्ट्री में? मैथमेटिक्स, बजट्स। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा यही है। मराठी का रीजनल होने की वजह से थोड़ा सा अभी वही कह रहा हूँ, फिल्म्स का तो अभी पूरा मैथमेटिक्स ये तो चेंज ही हो गया है। लेकिन अगर हम डेली सोप की बात करें तो उसमें तो अभी भी बजट के इश्यूज हैं। आई गेस इसीलिए जो आपने पूछा था कि लोग अपनी जॉब कंटिन्यू करके जो करना चाहते हैं, आई गेस इसीलिए था बिकॉज वही कह रहा टेलीविजन और ये सब आया, फिल्म इसका जब बहुत लिमिटेड ये था, जब टेलीविजन इतना नहीं था, जब उस वक्त इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे, तब लोग थिएटर के ऊपर डिपेंड करते थे। और थिएटर आई गेस वो ये नहीं था, जरिया नहीं था कि इनकम का अच्छे से तुम अच्छी लाइफ जी सको, इसीलिए लोगों ने वो किया था। और आज भी है, हिंदी का बजट अलग होता है, मराठी का अलग होता है, और बजट के हिसाब से तो हर एक चीज अलग अलग तरीके से काम करती है। जी, क्योंकि वो रीजनल है तो उसका थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड बजट होता है, बट एक्सपीरियंस मतलब काम करने का सेम ही होता है दोनों में। हाँ, ऐसा मुझे कुछ अलग तो लगता नहीं है। एक्सपीरियंस चाहे फिर वो क्राइम पेट्रोल के वक्त का हो, बालवीर का हो, या फिर अभी जो रिसेंटली मेरा जो एक शो खत्म हुआ अपने मेहंदी रचने वाली, तो उसमें भी, और अभी इतने सालों से जो मराठी कर रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा कुछ खास फर्क ऐसा तो नजर आया नहीं। जी, तो आपने मेहंदी रचने वाली का नाम लिया, वो बहुत एक फेमस शो था जो स्टार प्लस पे आता था, तो उस पे कुछ ऐसे आप किस्सा कोई सुनाना चाहोगे जो उस सेट पे हुई थी, जो आपको अभी भी याद हो? किस्सा एक ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है उसमें कि एक तो हम लोग कोल्हापुर में जाके शूट कर रहे थे। सो कई बार ऐसे होता है ना कि अपनी फैमिली से इतने दूर जाकर रहना, और खासकर लड़कियों को या फिर जो फीमेल एक्टर्स होती हैं उनके लिए अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, मेरे एक्टर तो फिर भी वैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना पेनफुल था वहाँ पर रहना, क्योंकि वहाँ से कोरोना की इसमें हम लोगों ने वहाँ जाके शूट किया था, तो इतना इजी नहीं था कि मुझे अगर 2 दिन की छुट्टी तो मैं वापस मुंबई आ गया, अपनी फैमिली से मिलकर वापस चला गया। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक पेनफुल था सभी के लिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस के लिए,
हमारे लिए भी था अपनी फैमिली से दूर जाकर वहाँ जी। पे रहना और काम करना। लेकिन इट वाज़ फन, क्योंकि वहाँ पर जाके हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। जी। तो कोई जा ही नहीं पाता था, तो जो जिनको छुट्टी रहती थी वो लोग अपना अलग मज़ा करते थे, जो हाँ। शूटिंग पे रहते तो अपना अलग मज़ा जी। करते थे। तो एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। वहाँ पर भी एक अच्छी हमारी अलग ही फैमिली बन गई थी। हम्म। तो एक वक़्त के बाद ऐसा हुआ कि लोग वहाँ पर मतलब कहते हैं ना, ढल गए उस एटमॉस्फेयर जी। में। तो वही एक है, बाकी ऐसा वहाँ पर अलग-अलग शो का अलग-अलग अपना एक जी, फ्रीडम होता है, वो तो मज़ा है। होता है। तो उसका एक अलग अपनी मेमोरीज़ है हमारी, जी। जो आज भी चलता रहता है हमारे ग्रुप पे। जी, मतलब फैमिली को छोड़ के गए बट वहाँ पे ही एक फैमिली बन जाती है यस, सबके यस। एक्टर्स की, को एक्टर्स की, टीम की। जी, एक बहुत ही अच्छी बात है जब आप एक कंटिन्यू शो करते हो तो पूरी एक फैमिली बन जाती है, बट वो जब शो खत्म हो जाता है तो थोड़ा-सा बुरा भी लगता है। जी, बुरा लगता है। फिर भी मिलते रहते हैं हम लोग अभी भी, जी। पार्टीज़ करते रहते हैं। क्या होता है ना, एक तो ना हमारे फील्ड में ना 12 घंटे की शिफ्ट होती है। हुँ, तो मॉर्निंग 9 टू 9 इवनिंग हुँ, नाइट हुँ। 12 घंटे हम एक ही जगह पर रहते हैं, जी। एक ही सेट पे रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हुँ। रहते हैं। महीने के लगभग 25 दिन शूट करते जी। हैं, हम उन्हीं लोग घर वालों के साथ रहते ही नहीं है एक्चुअली ज़्यादा। हाँ, उन लोगों के साथ रहते हैं जिनके साथ हम लोग काम काम करते हैं। तो करते हैं। उनके साथ कोल्हापुर तो था ही, लेकिन यहाँ पर रहकर हुँ, भी उन्हीं के साथ अपना एक अलग-अलग एक जी, बॉन्डिंग बन बॉन्डिंग। जाता जी, जी, बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, स्पेशली जो नए एक्टर्स हैं जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनके साथ बहुत फ्रॉड्स होते हैं, लाइक आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पैसों के नाम पे। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या फिर आप उनको क्या कहना चाहोगे कि इन फ्रॉड से कैसे बचें? है। क्या है ना कि जितने क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ जितनी बढ़ गई, उतनी कॉम्पिटिशन बढ़ गई। जी, और काम हासिल करने के लिए जिस भी वे से अगर जी। जाना चाहे, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग फँस जाते हैं गलत तरीके से, हुँ, पैसे दे बैठते हैं, फिर उसको काम तो मिलता नहीं है, ना तो पैसे रिफंड मिलते हैं। हुँ, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अगर खुद के अगर टैलेंट पे अगर भरोसा जी, हो, तो कहीं ऐसे मुझे लगता है नहीं कि पैसा देने की ज़रूरत है। और डेस्टिनी तो है ही, जी, अगर बिल्कुल। आपके नसीब में अगर लिखा है, मैं वही कह रहा हूँ, मेहंदी का ये, हाँ, आपने जो किस्सा पूछा, मेरा हम बने तुम बने सोनी मराठी पे एक शो आता हुँ, था, हुँ, वो जस्ट खत्म हुआ था और मुझे ये शो मिला। और आई वाज लाइक कि अरे, वो शो खत्म होने के बाद आई वाज लाइक यार चिल करते रहे, 3-4 महीने जी, छुट्टी मनाते, लेकिन नेक्स्ट मंथ हुँ, मुझे आ हुँ, गया। इट वाज इन माय डेस्टिनी। जी, बिल्कुल। और मैंने दिया ऑडिशन, मुझे मेरा कहीं नहीं था दिमाग में, और ये कोल्हापुर का तो बिल्कुल भी नहीं, बट इट वाज इन माय डेस्टिनी। जी, सो अगर काम है तुम्हारे लिखा हुआ है, तो वो यहाँ से मिलेगा वहाँ ही। से जी, मिल ही जाएगा। हाँ, तुमको फोकस रहना बहुत, इन्वेस्ट वहाँ करो, फोकस पे करो, जी, कंसंट्रेशन पे करो, हुँ, जो काम करो 110% करो, खुद को अलग से स्टैंड आउट करने की कोशिश करो। जी, तो आप कहते हैं ना, आमिर खान जो करते हैं हमेशा अलग कुछ करके हाँ, दिखाओ, तो बराबर लोग आपके पीछे आ ही जी, बिल्कुल। जी। जाते तो हमने मेहंदी के बारे में बात कर ली, बालवीर के बारे में भी बात कर ली। तो आपका जो पहला शो था मराठी में, वो कौन-सा था और उसका कोई किस्सा अगर आप बता सकें हमें तो? मेरा पहला शो था 4 पास आनंदवन। उस वक़्त ज़ी मराठी नहीं, अल्फ़ा मराठी हुआ करता था। ओके। उस वक़्त की बात है। और वो भी उस शो की भी डायरेक्टर थी प्रतिमा कुलकर्णी जी। तो हाँ, किस्सा एक तो मेरा मेरा तो वो फर्स्ट शो था, और जी। यंगस्टर्स के ऊपर ही था, और बाकी के सभी जो एक्टर्स थे वो भी नए-नए थे। हुँ, तो किस्सा ये है कि उसमें एक सीन था जिसमें हम लोग फुटबॉल से हम लोग हुँ, टेरेस के हुँ। ऊपर खेल रहे हैं, ऐसा कुछ एक सीन था। और वो करते-करते सामने वाले एक्टर बॉल लेने गया, और उसका जो हाथ था, मुट्ठी थी, वो मेरी आँख पे लग गई, ओहो! लेफ्ट वाली, और वो इतनी ज़ोर से हिट किया। हुँ, इमेजिन माय हुँ। फर्स्ट शो, हुँ। मेरा करियर शुरू होने जा रहा जी। है, और उसने इतनी ज़ोर से मेरी आँख पे मारा कि आई वाज़ नॉट एबल टू सी एनीथिंग, हुँ। एंड आई थॉट कि बस फिनिश, मेरी एक आँख गई, अब जी, मैं क्या करूँगा? जी। सो दैट एक किस्सा मुझे अभी जैसे याद आया कि उस वक़्त इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कहते हैं ना सदमा था उस वक़्त हाँ, के लिए। पहला शो आई उसी वाज़ में। लाइक शॉक्ड कि अब क्या करें? तो ऐसे होता रहता है।
फाइटिंग सीक्वेंस भी लगती जी। रहती है, बढ़ती रहती है। मैं और एक शो कर रहा था पुढचे पाऊल नाम का, तो उसमें भी एक ऐसी सीक्वेंस था जहाँ पर जो ट्रैक रहता है, ट्रैक के ऊपर ट्रॉली रखी थी, उसके ऊपर मुझे खड़ा किया था और सामने वाला बंदा मुझे इधर लात मारता है और वो जो कैमरा डिपार्टमेंट था वो उस ट्रॉली को पीछे घसीट के ले रहा था, तो वो ऐसे दिखता कि मैं उसकी लात की वजह से पीछे से सब चला गया, तो मुझे उस ट्रॉली के ऊपर खड़ा किया था और पीछे गद्दे रखे थे। जब मैंने डाइव किया ट्रॉली खत्म होने के बाद, वो गद्दों पे लैंड नहीं किया मैंने जमीन पे लैंड किया और मेरा बैक इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ कि 3.5 घंटे 4 घंटे तक शूटिंग रुक गई क्योंकि डॉक्टर बुलाओ, ये करो वो करो। सो दिस हैपेंस, आई थिंक दिस इज लाइफ। जी मजा है इसमें। जी बिल्कुल। और ऐसे फाइटिंग सीक्वेंस वगैरह में बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी। तो इट्स अ टफ जॉब, आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सबके साथ साथ उस पर भी ख्याल रखे, और ज्यादा अगर मतलब भावुक हो जाए, सीन में घुस जाए तो इंसान को पता भी नहीं चलता। वो भावुक होने वाला किस्सा वो होता है 4 का आने वाला, वो जी। झड़प उसने फाइट मार दी। जी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शूटिंग मुंबई में ज्यादातर कहाँ होती है, सीरियल्स की या मूवीज की, और जो एक्टर्स है जो नए नए आए हैं मुंबई के बाहर से, उनको कहाँ पे रहना चाहिए, पीजी में हो या रेंट पे, पर कौन सी जगह उनको चुननी चाहिए? मुझे लगता है वेस्ट मुंबई जो है, मतलब मलाड से लेकर आगे अंधेरी या फिर उस वहाँ पर रहना बहुत ज्यादा, आई गेस शूटिंग की यहाँ पर पहुँचने के हिसाब से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मोस्टली अपना एक तो फिल्म सिटी जी, अभी बहुत सारे शोज इधर थाना साइड में भी शिफ्ट हो गए हैं, सो एक्चुअली ऐसे कह नहीं सकते हम रहे वहीं का हमें शो मिले, हो सकता है उनका सेट अगर कहीं दूसरी जगह हो तो हो सकता है हमें ट्रैवल करना पड़े। हाँ, बट दिस इज फॉर श्योर कि अंधेरी और उसके आगे बोरीवली तक अगर हम कहीं अगर स्टे करना करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा विजिबल होगा, क्योंकि मडालैंड में बहुत सारे शोज हैं जिनकी शूटिंग वहाँ पर होती है, वेब सीरीज हो रहा है, वेस्टर्न साइड इज आई गेस मोर कंफर्टेबल। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है टाइपकास्ट होते हैं अपने लुक्स को लेकर या अपने काइंड ऑफ एक्टिंग, वो जैसे एक्टिंग करती है उसको लेकर, तो टाइपकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि एक्टर खुद ही ना अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई आउट करना चाहता है जी, और मैंने ऐसे भी एक्टिंग किया है, फिर मैंने खुद भी ऐसा किया है कि मैंने अगर मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ एक जैसा लग रहा है तो मैंने खुद सामने से मना कर दिया उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ही ये था, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें अनसर्टेनिटी है, मेरा इकोनॉमिक्स गड़बड़ा जाएगा, लेकिन दैट इज व्हाट द रिस्क आई हैव टू टेक इफ आई डोंट वांट टू गेट टाइपकास्ट। जी, तो मुझे लगता है एक्चुअली अपना हमारा फील्ड इतना क्रिएटिव है ना कि हम हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, तो एक्चुअली we are always in search of doing something else, something different. So अगर हमें ऐसा लगता है तो ऐसा सेम टाइप का अगर रोल ना करें तो थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन अगर चाहे तो कर सकते हैं, और मुझे ऐसे लगता नहीं है, सच बात बताऊं कि ऐसा कोई टाइप का ठप्पा लग गया एक टाइप के रोल करता है, बट वो एक्टर के खुद पे ही डिपेंड करता है जी। हाँ, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और जैसे कि मतलब एक ही शो अगर आप काफी टाइम तक कर रहे हो तो उसपे होता है कि आप एक ही कैरेक्टर कर रहे हो, तो उसपे कैसे वेरिएशंस लाए? हाँ, मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई पर्सनली फील इज थिएटर हो फिल्म्स हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन टेलीविजन इज आल्सो एन वेरी इम्पोर्टेंट, ये क्योंकि एक तो जैसे आपने कहा कि हम एक ही किरदार को कई सालों तक बहुत टाइम तक जी, तो उसमें मोनोटोनी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम खुद बोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वही कर रहे हैं सालों तक हम वही कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मोर स्किल्ड वर्क है ये डेली शो करना, क्योंकि एक तो सस्टेन करना जी, इस तरीके से बोर हो रहे फिर भी चेहरे पे नजर नहीं आना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है ना कि हम डेली शो में ना स्क्रिप्ट ऐसे आती है, हाँ, तो उसको बाय हार्ट करके 10 मिनट में तुरंत हमें तैयार होना इज नॉट अ स्मॉल जी। फिल्म के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, स्क्रिप्ट पहले भी वर्कशॉप वगैरह भी होती है, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। नाटक के लिए भी हम लोग एक डेढ़ दिन 1 महीने 2 महीने रिहर्सल्स करते हैं, तो वी नो दैट वी गो थ्रू दैट प्रोसेस जी।
उस कैरेक्टर में ढलने के लिए, घुसने के लिए हमें टाइम मिलता है। टेलीविजन में उतना टाइम नहीं नहीं मिलता है। मुझे लगता है ये ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है। इनफैक्ट इज अ चैलेंजिंग जी, जॉब, लेकिन बिल्कुल। मुझे, दिस इज माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन इज एक, ये भी शायद आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन टेलीविजन एक्टर करके एक ना लोगों के हाँ, बीच में एक थोड़ा सा एक अलग कह नजरिया देते हैं होता जी। है। मुझे ऐसा लगता है अरे भाई कैमरा फेस करो, एक्टर तो एक्टर होते हैं। हाँ, फिर समझ में आएगा कि क्या होता है उसमें, उसके अंदर के चैलेंजेस क्या है लोगों को जी। समझ में हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं जी। तो सेगमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है न्यू कमर्स के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हेल्थ की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जी। हमारे फील्ड में जो स्मोक करना, ड्रिंक करना हैबिट नहीं होनी चाहिए। जी। ऑल टुगेदर हमारे सेहत के साथ साथ हमारी आवाज़ हर अफेक्ट होता ही है। तो इन बातों से बचें, अलग अलग कुछ करने की कोशिश करें। लोग क्या कर रहे हैं वो आंखें खुली रख के देखें, और जो नहीं करना चाहिए वो भी समझें जी। और अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचना जी, बिल्कुल। अपने क्राफ्ट पे काम करना जरूरी है जी। तो हमारा जो ये सेकंड सेगमेंट था दिल खोल बातें वो यहीं पे खत्म हो चुका है और आई होप आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है #रैपिड फायर राउंड। तो इस सेगमेंट पे हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको एक चूज करना होगा बहुत रैपिडली। तो पहला जो ऑप्शन है वो है मराठी इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री? मराठी इंडस्ट्री जी। और आपके 2 शोज बालवीर या मेहंदी रचने वाली? मेहंदी रचने वाली जी। और मूवी या डेली सोप? आई गेस दोनों। दोनों। अगर एक चूज करना हो आपको तो? अभी मैं डेली सोप में काम कर रहा हूँ तो आई विल गो विद डेली सोप। जी। और आपके 2 को एक्टर्स स्नेहल रेड्डी या अस्मिता असगांवकर? इन दोनों में से मेरा फेवरेट जी जी क्यों मरवा रहा है यार? नहीं, दोनों मेरे बहुत फेवरेट है। एक का नाम लोगे तो दूसरा मेरी जान ले लेगी। दोनों ठीक है, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी आपके कुछ फेवरेट हम आपको पूछेंगे, जैसे कि पहला है फेवरेट पर्सन आपके लाइफ में? आई गेस माय किड्स। जी। फेवरेट डेस्टिनेशन? सिंगापुर। जी, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड एक्टिंग के अलावा कुछ ऐसा वर्क जो आपको बहुत पसंद हो? स्पोर्ट्स और आई गेस आई सिंगिंग इज माय ओके। आई लाइक वेरी मच। जी। तो नेक्स्ट है आपका फेवरेट कैरेक्टर? मुझे ऐसा लगता है किसी भी एक्टर को ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब एक्टर एक कैरेक्टर प्ले करता है ना तो वो इट्स गिविंग अ बर्थ, तो है ना, वो उसको उस कैरेक्टर को जीता है, तो उसके लिए वो हर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट फिर भी मैं एक शो करता था पुढचं पाऊल, उस शो का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो एक जो कैरेक्टर चिंता मामा करके एक रोल था, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग किए, अलग अलग साउथ इंडियन किया, गाड़ी वाला बाबा जी किया, और भी बहुत कुछ, मतलब उसमें मैंने इतने सारे गेटअप किए और गेटअप के साथ साथ आवाज़ चेंज करना, उसका मैनरिज्म चेंज करना, सो इट वाज अ चैलेंजिंग एंड स्किलफुल जॉब फॉर मी। सो आई गेस प्रिंसिपल इज द शो जिसकी वजह से मुझे, जिसमें मैं ज़्यादा ये था कि मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला। जी। लास्टली फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर आई गेस उनका नाम लेना भी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अमित जी, अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान। जी जी। तो हमारा रैपिड फायर राउंड जो है वो यहीं पे खत्म होता है। आपने काफी ऑनेस्टली सारे आंसर्स दिए, काफी रैपिड थे। तो अभी हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो एक्चुअली ये थोड़ा सा फन सेगमेंट है, तो अभी काफी सीरियस बातें हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है #मसालेदार गेम्स। तो हमारे इस गेम में हमारा जो नया गेम है इसमें हमें क्या करना है कि हम दोनों को ही एक एक इंडस्ट्री के
किसी इंसान को हमें कॉल करना है हाँ और उनको बताना है कि हम इस शो में हैं और वो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहे तो वो भी उनको बताना है। तो सबसे पहले जिनका कॉल उठाएंगे हम दोनों में से, वो ये गेम जीत जाएगा। किसे फोन करो? बोले किसको फोन करें? मैं किसको कॉल करूं? हमारे चैनल पे जो आते रहते हैं उनको ही कॉल करती हूँ मैं। लग नहीं रहा। ओहो, मैं करती हूँ, रुके। उठाएंगे? हेलो हेलो उठा- हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? उन्होंने भी सुनाई दे रहा उठाया। है? हाय। सर एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड मैं सर। अभी कहाँ पर है? पहले आप बोलिए। वायन कंटेंट फैक्ट्री। वायन कंटेंट फैक्ट्री की यहाँ पर मैं हूँ। How to be an How to be an actor actor सीरीज कर रहा हूँ। तो तुम्हें यश और नीलाक्षी को हाय बोलना है, जल्दी से बोलो। हाय, मैं वैन कॉन्टेक्ट फैक्ट्री की सीरीज कर रहा हूँ, तो मुझे यश मलाशी को हाय बोल। स्नेहल से हाय टू यश एंड यहाँ से नीलाक्षी। भी हाय बोल दिया। अब मैं, उन्होंने पहले बोला, मैं जीत गई। नहीं रुको, अरे उसे सुनाई नहीं दे रहा। थैंक यू स्नेहल, सर, जल्दी से आपसे बाद बोलो। में बात करते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। मैं जीत गई। किससे हाय कहना है? यश and एंड नीलाक्षी। नीलाक्षी। यस हाय, मीनाक्षी हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। यस यस यस, बाय बाय बाय। मैं जीत गया, शायद मैं जीत गया। मुझे गिफ्ट हाँ। मिलेगा अभी, बाय। उनको पॉइंट देना पड़ेगा बिकॉज करण ठाकुर हमें पहले से जानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान था ये यश और नीलाक्षी, तो उनको बाद में समझा। हाँ, but फिर वो डिस्टर्ब हो गई, ये बात बीच में बात कर रही थी, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं, वो आपने जो बोला उसी से उनको समझा कि क्या बोल रहा है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। बस पर मैं thank बोल you। रहा था, समझ हो गए। हाँ। पर थैंक यू दोनों को ही, अपना टाइम निकाल के उन्होंने ये मतलब इस सेगमेंट का हिस्सा बने। तो करण ठाकुर और स्नेहल मैम, उन दोनों को ही बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये सेगमेंट पूरा जो है एपिसोड करने में। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत मजा है, बहुत मजा है। तो लास्टली जाते जाते हमारे सब्सक्राइबर्स को आप कुछ कहना चाहोगे? सब्सक्राइबर्स को मतलब और फॉलो करें इस चैनल को, और शेयर लाइक वो सब करें। सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब करें, मैं भी करूँगा अभी। जी। और सारे वीडियोस देखूंगा और लोगों को बोलूँगा कि मेरा इंटरव्यू देखें, और मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक जी, यू, हमें भी। थैंक यू सो मच आने के लिए, हमें भी काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।